हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं जो कि सोसाइटी में बड़े बड़े इम्पैक्ट ला रहे हैं। आज के दो स्पेशल गेस्ट इतने स्पेशल हैं कि मेरे पास आज शब्दों की कमी है, तो मैं चाहूँगी वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें। वेलकम मैम एंड सर अपना पोस्ट पे। मैं ललिता दासगुप्ता, मैं मध्य प्रदेश में ही पली बड़ी हूँ और मैंने बाद में रशिया से एमएससी करने के बाद यहाँ आके मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन किया था। मैं डिफेंस की जो लैब है जहाँ पे लेज़र पे काम होता था उस पर मैंने काम किया है। लेज़र के अनुप्रयोग जिसे कहते हैं हिंदी में, वैसे एप्लीकेशंस हम इंग्लिश में कहते हैं। लेज़र के एप्लीकेशंस पे हमारी लैब डेडिकेटेड थी, तो मैंने उस पर काम किया है। तो मैं बातचीत के दौरान ये भी बताऊंगी कि क्या काम किया। मैं अंजन दासगुप्ता, मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो इनिशियली दिल्ली में हुई है। उसके बाद मैं रशिया से मास्टर्स किया और पीएचडी किया। उसके बाद मैं थोड़े दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी करता था। उसके बाद मैं डीआरडीओ में आ गया और डीआरडीओ में मैं शुरू में एक नेवल प्रोजेक्ट में था जो कि इट वॉज ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसके बाद मैं काफ़ी सालों तक डीआरडीओ का इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में था। जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हम विदेशों से करते हैं वो देखभाल करता था। सर आप बता सकते हैं डीआरडीओ एग्जैक्टली क्या है, ये टर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ के मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो है डिफेंस या रक्षा संबंधी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च होती है। डीआरडीओ में बहुत सारी चीज़ों पे काम होती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं। यहाँ पे हमारे कुछ मेन जो ब्रांचेस है वो है कॉम्बैट व्हीकल्स एंड इंजीनियरिंग, मिसाइल्स, एरोनॉटिक्स, लाइफ साइंसेस। मिसाइल्स वगैरह पे बेसिकली हमारा जोर ज़्यादा रहा है। उसके अलावा व्हीकल डेवलपमेंट पर भी है, जैसे टैंक वगैरह बनाते हैं। लाइफ साइंसेस में फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब भी है हमारे यहाँ। कंप्यूटर सेंटर भी था हमारे यहाँ। सुपर कंप्यूटर्स पे भी काम हुआ है अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि जब हमें बाहर से चीज़ नहीं मिलती है तो हमने खुद बनाने का प्रयास किया है। अनुराग नाम की एक लेबॉर्ट्री है हैदराबाद में जिसमें इस पे काम किया गया सुपर कंप्यूटर्स पे। तो हाँ, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, क्या रिसर्च में क्या आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ाऊँ या ऐसा कोई काम करूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं लैब में काम करूँ। तो जब मैं वापस आई तो हमारे देश में तो पता ही है क्या हाल है नौकरियों का। हाँ। लेकिन मुझे ये काम मिल गया, वो मिला जो मैं करना चाहती थी। मैं बहुत आई मस्ट बी द वन ऑफ द वेरी लकी पर्सन्स जनरली, जिसको जिस विषय में पढ़ाई लिखाई की थी उसी विषय में उसी फील्ड में काम करने का मौका मिला और सीखने का भी मौका मिला। तो ये है। तो मैंने फिज़िक्स में ऑप्टिक्स जो प्लाज्मा फिज़िक्स में काम किया था, जो बेसिकली वेव्स जैसे इलेक्ट्रिकल वेव्स है, ऑप्टिकल वेव्स है और दूसरी वेव्स भी, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, इस तरह के अलग अलग वेव्स है। वो सारे बेसिकली वो एक ही होता है वो। तो उसमें से एक पार्ट है ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल वेव्स जो हम लाइट देखते हैं। लेज़र ऑप्टिकल वेव्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के को ट्रांसफ़र करके उसको ऑप्टिकल एनर्जी में बदलते हैं। मतलब जैसे हमने स्विच ऑन किया तो लाइट जली, तो क्या किया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया। कितना आसान है। लोग डरते हैं ना फिजिक्स से। अच्छा एग्जांपल है। तो लेज़र भी यही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने लेज़र को बनाया। लेज़र कैसे बनती है वो बहुत बड़ा विषय है, यहाँ पे हम बात भी नहीं कर सकते।
लेकिन हम सिर्फ लेज़र नहीं बनाते थे, हम लेज़र के डिफेंस एप्लीकेशन के हिसाब से काम करते थे। ओके। उसमें आता है जैसे रडार होता है, रेडियो वेव जो होता है डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वैसे ही लिडार होता है, लेज़र से करते हैं। और उसी तरह से लेज़र से हम शूट भी कर सकते हैं, जैसे आजकल फिल्मों में दिखाते हैं, वो वैसा होता नहीं है, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। वो शूट भी कर सकते हैं हम उससे आँखों का स्किन, पता तो है आजकल तो सबको ही पता है, ये एब्लेशन करके स्किन गोरी करने का काम भी लेज़र से होता है। तो लेज़र बहु उपयोगी चीज़ है। आप ये कब से कर रहे थे, मतलब आप कब? मैंने ज्वाइन करते ही मुझे लगा दिया था उसमें। अराउंड कितने कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया? 85 से करते थे। 85 से। वाह। तब तो टेक्नोलॉजीज भी बहुत कम थी, अब तो ज़्यादा आ गई हैं। नहीं, टेक्नोलॉजीज तो बाहर तो थी। अच्छा। हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। हम देखो, ये डीआरडीओ में रिसर्च ही नहीं, डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप कहीं से टेक्नोलॉजी सीख कर उससे कुछ बनाएं और खुद भी रिसर्च करें, उससे भी डेवलप करें। हमारा काम बनाना नहीं है, हमारा काम प्रोटोटाइप, क्योंकि आप मास स्केल पे डीआरडीओ में नहीं बना सकते। आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, 2 बना सकते हो, और फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा एजेंसीज को दिया जाता है कि वो मास प्रोडक्शन करें। आप समझ गए ना? हमारा ना फील्ड ही डिफरेंट है, वो बातचीत का काफ़ी टेक्निकल फील्ड है और थोड़ा सा समझने में भी हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे सर, आप अपने बारे में बताइए, आप थोड़ा सा कैसे इंस्पायर हुआ है इसमें? मैं तो पीएचडी किया था, तो पीएचडी तो रिसर्च ही है पूरा। हालांकि मेरा फील्ड था जियोलॉजी, मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन में मास्टर्स किया था। ओके। फिर मतलब मैं पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में था बॉम्बे में। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा मतलब पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे दिल्ली आना था। तो मुझे जो है कि मेरे लैंग्वेज के बेसिस पे और मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बेसिस पे मुझे एक नेवल प्रोजेक्ट में दिया गया जो रशियन के साथ कोलैबोरेशन में था। ओके, तो आप लोगों ने वहाँ लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी फिर? हमने रशियन लैंग्वेज के मीडियम में ही पढ़ाई की थी मॉस्को में। अच्छा, तो वहाँ सबसे पहले साल वो रशियन लैंग्वेज सिखाते थे। पहले लैंग्वेज सिखाते थे, उसके बाद मेन फैकल्टी में टेक्निकल लैंग्वेज सिखाते थे 1 साल में ये सब, और फिर पढ़ाई उसी भाषा में। ओके ओके। तो पढ़ाई जब आप किसी भाषा में करते हैं तो आप उसमें सोचना भी सीख जाते हैं। तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे आपने काम किया होगा, तो कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं? तो एक ज़माना था कि सीक्रेट प्रोजेक्ट, तब हम किसी को बताते नहीं थे। अब तो सबको पता है। INS अरिहंत, हाँ, जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जी, उसमें काम करता था मैं। हाँ, पर एक चीज लोगों को ध्यान रखना चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इज नॉट ए न्यूक्लियर वेपन। ओह, ये डिफरेंस आज हमको क्लियर हो रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर जो है एनर्जी जो है, आप उसको यूज़ करके, मतलब कोई टेक्निक, जैसे हम बिजली बनाते हैं वैसे न्यूक्लियर से भी हम पावर एग्जैक्ट जो भाभा एटॉमिक सेंटर में करते हैं, तो इसमें ऐसा वो सबमरीन है, सबमरीन का काम करते थे। ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आप जो बता पाएँ वाइल वर्किंग, या फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपने उस टाइम पे फेस किए थे? हाँ, चैलेंजेस, सबसे बड़ी बात यह है कि 1985 में भी दिल्ली जैसे प्रदेश में, दिल्ली जैसी जगह पे औरतों को साइंटिस्ट या ऑफिसर्स के रूप में उस समय नहीं एक्सेप्ट करते थे लोग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और आपको मैं बताती हूँ, मैं तो बाहर पढ़ी थी, वहाँ पे कभी इस तरह की प्रॉब्लम हमें आई नहीं। जब हम वहाँ गए, जब मैंने यहाँ लैब ज्वाइन किया, जब मुझे हमको एक्सपेरिमेंट जो करने पड़ते थे ना, उसके लिए आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में छोटी छोटी वो होते हैं, मतलब माउंट्स होते हैं, ये होते हैं। तो हर चीज़ तो आप खरीद नहीं सकते, हर चीज़ आपको मिल भी नहीं सकती तुरंत। तो उसको हम डिज़ाइन भी करते थे, बनवाते थे वर्कशॉप से। तो वर्कशॉप में हमें जाने में
लोग कहते थे आप क्यों जाती है वहाँ, तो ऐसे मतलब वर्किंग क्लास के लोग बैठते हैं। तो ये शुरू शुरू में मैंने देखा, वो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ ख़त्म की कि लड़कियाँ ये नहीं जा वर्कशॉप नहीं जा सकती, या डिज़ाइन देके उस बंदे को समझा नहीं सकती, दूसरा बंदा आएगा ना उसको समझा नहीं सकती। वो उन्होंने देखा ही नहीं था हमारे, मतलब ये हाल है हमारे देश का, जो सुधा मूर्ति भी बताती रहती है कभी कभी अपने इसमें। जी जी जी। उसके साथ साथ हमने एक इक्विपमेंट बनाया था, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम। खूब मेहनत की, इतनी मेहनत करती थी, रात हो जाती थी मुझे काम करते करते, देर से घर पहुंचती थी, छोटी सी बात है। और जब उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देने बॉर्डर पे जाने की बात आई तो मेरा नाम मेरे डायरेक्टर ने दिया ही नहीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप रेडी हैं। सोचो। तो हमारे जो साइंटिफिक एडवाइज़र थे उस समय, वो लैब आए थे एक दिन विजिट करने, तो कहते व्हाट हैपेंड, व्हाई डिडंट यू गो? आई सेड आई डिड नॉट गो, आई डिडंट गो बिकॉज आई डिडंट वांट टू, बिकॉज आई वाज नॉट सेंट। देन आई वेंट। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने डायरेक्टर को कहा खुद भेजो। तो वो चीज़ फिर पास हुई। अब तो कोई नहीं, अब सब लड़कियां जाती है, अब तो सब जाते लड़कियां। समय बदल गया है ना, हाँ, 30 साल 40 साल। सही बात है। मैम आप अपने कुछ वर्क प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे। मैंने जिस पे शुरुआत से मैं जिसमें इन्वॉल्व थी, हमारे यहाँ लेज़र का वो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को कहते हैं नेविगेशन सिस्टम। लेज़र से नेविगेशन करते हैं, जैसे हम प्लेन में भी नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, तो ज़्यादातर नेविगेशन में हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन लेज़र में क्या होता है, लेज़र का नेविगेशन सिस्टम बनाया था हमने, बनाने के लिए काम करते थे, उसके लिए पूरा बनाया था। तो उसमें हमको 0.001 डिग्री पर आवर, अगर मान लीजिए कोई प्लेन जा रहा है 100, 500, 600, मान लीजिए मिसाइल जा रहा है हज़ारों मील की गति से, तो अगर वो 1 डिग्री का 1000वां हिस्सा भी डेविएट होता है ना, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। आप मिसाइल भेजते हैं तो डायरेक्ट करते हैं ना कहीं, तो अगर वो डेविएट इतना सा भी हो जाएगा, मान लो ऐसे झुक जाएगा, मान लो उसको ऐसे हो जाएगा, तो वो जो सिस्टम होता है लेज़र का, वो इतना एक्यूरेट होता है कि 0.01 डिग्री पर आवर, अगर 1 घंटे में इतना कम, मतलब 1 डिग्री का 100वां हिस्सा चेंज हो तो भी डिटेक्ट कर लेगा। अभी भी वो इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसको बनाना अभी भी इतना आसान नहीं है, और लेकिन ये बहुत एक्यूरेट सिस्टम है और मिसाइल्स वगैरह में अब लगने लगा है। हमारी लैब है वो बनाती है, तो हमने वो डिज़ाइन किया। उसमें हमने पहले तो लेज़र बनाई, उसके अंदर लेज़र, क्योंकि लेज़र उसी में बनानी पड़ती है, डालनी, मतलब लेज़र कैसे बनती है वो तो बहुत गहन विषय है, तो हमें भी नहीं समझ में आता अभी तक, लेकिन उसको बना के फिर उस लेज़र का जो है डिवाइस बनाना, ये काम मैंने किया है। ओके। और अभी भी ये कुछ मिसाइल्स में लगता है, कुछ में नहीं लगता है? नहीं चलता है या सब ये लगता है अग्नि आकाश में लगता है। फाइबर का भी बनता है, फाइबर पे भी काम किया है, फाइबर से भी बनते हैं। तो जो इक्विपमेंट बनता है उसे कहते हैं जायरोस्कोप। मैं लेज़र जायरोस्कोप पे काम किया है मैंने। ओके ओके। उसके अलावा मैंने लेज़र लिडार पे भी किया है। लिडार जो है लेज़र रेडियो रेंजिंग एंड डिटेक्शन बोलते हैं उसको, जो किसके लिए, टॉक्सिक जो वार होता है ना, केमिकल वार होता है या कुछ होता है, उसमें टॉक्सिक गैसेस वगैरह को डिटेक्शन करने के लिए लेज़र का यूज़ करते हैं। तो उस पर भी काम किया है, वहाँ पे हमारे यहाँ काम होता था। तो ये जो दोनों चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, हम 2 तरीके से लेज़र इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। एक तो उसकी शक्ति कि कितनी पावर है, दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी तो पता ही होगा किस रेंज में है, जैसे इंफ्रारेड है, ये है। वो फ्रीक्वेंसी के चेंजेस जो है ना, वो इतने माइन्यूट होते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो उसमें आप जब आपको 2 चीज़ें दी है, 2 है तो आप 1 या 2 करेंगे। अगर आपके पास 100 है तो आपको कितनी सारी चॉइसेस मिल जाएगी ना, 1 से लेकर 100 तक। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो ये मिलिट्री वालों को भी सिखाया जाता होगा ना कि हाँ, हमें इस रेंज पे ही मारना है, या हाँ तभी वो इतना एक्यूरेट जाता होगा।
तो उसमें बहुत हम तो बनाएंगे, लेकिन ये अकेली टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दूसरे लोग सब लोग मिलके करते हैं। तो हम तो सिर्फ हम सोर्स के ऊपर काम करते थे। ओके मैम, और सर आप ये बता सकते हैं कि जैसे आप डिफेंस में थे, टेक्नोलॉजी आपने इतने करीब से देखी है, क्या एवोल्यूशन, क्या चेंजेस आए हैं इतने ईयर में जब तक आपने काम किया? हाँ, बहुत चेंजेस आए। पहले तो हमारे लैब में हमको इक्विपमेंट ही नहीं थे, स्क्रू ड्राइवर भी मुझे 4,500 से खरीदने जाना पड़ा था। सही में। अब तो बहुत चीज़ें मिलती है। थोड़ा बीच में एम्बार्गो लगा था, तब थोड़ा सामान नहीं मिलता था, अब बहुत सामान लोग इंपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नहीं पसंद आई है इस पूरे इस जर्नी में, वो ये है कि अभी हमारा ना एटीट्यूड बदला हुआ है। एटीट्यूड ये बदला हुआ है कि इफ somebody is making, तो why do we strain our brain to learn it, buy it and use it? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफेंस एक ऐसे फील्ड है जिसमें आपको कोई भी कंट्री, कोई भी देश अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा, नहीं देगा। ये तो बात सही है। तो अगर जो वो दे रहे उसको लेके हम अगर उसको आगे बढ़ा नहीं सकते, हाँ। तो हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए हमको भी रिसर्च करना चाहिए। हाँ। इसलिए हाँ, लेकिन ये अभी अच्छा मैसेज ऑफ है। लेट हमारे रिसर्च देश पे में वो कम हो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि हम रिसर्च को रिसर्च की तरह समझते नहीं है। जी। हम उसको पैसे से नापते हैं, हम उसको टाइम से नापते हैं। रिसर्च ऐसे नहीं होता है। रिसर्च रिसर्च में बहुत फेलियर्स होते हैं। फेलियर्स से भी हम सीखते हैं। तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, जो भी एस्पायरिंग हमारे लोग हैं जो डीआरडीओ में जाना चाहते हैं या कोई भी रिसर्च में जाना चाहते हैं। सिर्फ डीआरडीओ नहीं, आप कहीं भी जाइए, जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसमें सब जगह आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सही बात। इसरो ने चंद्रयान 2 भेजा, हाँ। फेलियर था। ज़्यादा नहीं, फेलियर इज पॉसिबल, पर वो फेलियर से उन्होंने ये सीखा कि क्यों हमारे फेल हुआ। करेक्ट। वो तो उसके है। बाद बार हम उसको वो कैसे रिसर्च इसी को justify कहते हैं, करेंगे? सर्च रिसर्च वही तो हुआ। अगर कोई उसके ऊपर बैठ जाए कि नहीं भाई तो तुमसे तो बनता ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। जी जी। नहीं, पर आप बता सकते हैं कि अभी जैसे अगर कोई भी साइंटिस्ट है, उनमें क्या लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो अपनी टीम को और वो खुद को आगे हाँ, बढ़ा? उसके लिए ना हमारे लैब, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शुरू में जो हम लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो तो साइंटिस्ट होते काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साथ साथ मैनेजमेंट की भी कोर्सेज किए जाते हैं। बार बार बीच बीच में सबको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी गई हूँ उस ट्रेनिंग के थ्रू, ये भी गए हैं, हम सब जाते हैं। हमारा एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है मसूरी में, और उसके अलावा DIAT जो है वहाँ पर भी था ना, अब है कि नहीं है? हाँ, वहाँ पर भी है वहाँ। और उसके अलावा हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम मतलब अगर आप चाहे तो जो भी साइंटिस्ट अगर चाहता है या उसको भेजा जाता है क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट के लिए कि वो पढ़े। वो सब है, सारी सुविधाएं बहुत सारी है। और अगर कोई करना चाहता है तो उसको बढ़ावा मिलता है, ऐसा है। बहुत सारे कोर्सेज है, बाहर भी भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ DRDO के अंदर ही। DRDO में भी है क्लासेस और कोर्सेज होते रहते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं होते। सिर्फ साइंटिस्ट जैसा तो नहीं बनेगा ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपके वर्कर्स भी आते हैं, लेबर्स भी आते हैं, आपके असिस्टेंट्स भी आए, टेक्नीशियंस भी आते हैं। सबका उनका टेक्नीशियंस का अलग चैनल है जिससे उनकी भर्ती होती है, और उसमें भी उनके भी प्रमोशन के अवसर होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग्स होती है। तो और वर्कशॉप वगैरह में बहुत सारे आजकल बहुत अच्छा है। ये IIT कहते हैं ना उसको, जो 10वीं के बाद लड़के करते हैं, ITI। उसके वेरी वेल ट्रेन्ड बॉयज एंड गर्ल दे कम। मतलब हम बहुत छोटी उम्र से जा सकते हैं इस फील्ड। मतलब आपकी जैसी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर जॉब निकलते हैं तो है। जी जी जी। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे साइंटिस्ट B के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम MSc हो। ओके।
लेकिन ऑफिसर्स ग्रेड में। जी, जी। लेकिन टेक्नीशियन के लिए बीएससी भी है और आईटीआई भी है। qualified भी है, उनका ये भी जो आता है। जो वो करते हैं, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स का डिप्लोमा इंजीनियर्स इनका है। भी है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस हाँ वो पोस्ट के लिए हाँ जाना है, उसके apply करना उसमें है। लिखा होता है वैकेंसीज का। उस बेसिकली साइंटिफिक कैडर जो है ना वो 3 लेवल पे है। जी। एक साइंटिफिक ऑफिसर्स है, साइंटिस्ट, जी। एक टेक्निकल ऑफिसर्स है, एक टेक्नीशियंस है। और उसके बाद ये वर्कर्स वगैरह जो भी है, वर्कर्स भी तो चाहिए, बहुत उसके जरूरी। बाद और वो तो Workshops, हाँ। वर्कशॉप जो भी एस्पायरिंग हमारे जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं जो डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मतलब जो भी आप advice देना जैसे वो मैंने बताया ना, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ। वो तो आपको एक्वायर करना है, फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर उसके अलावा हमारी चैनल है। मैं तो यूपीएससी के थ्रू गई थी, तब अलग से नहीं था। अब डीआरडीओ का अलग से सिलेक्शन चैनल है। हाँ। उसके एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं, वो ऑनलाइन भी होते हैं, पर तो जहाँ भी जिसको भी ये करना है वो ऑनलाइन सर्च कर सकता है। अखबारों में भी आते हैं, तो अखबारों में आते रहते हैं। अखबारों में आजकल रोजगार समाचार नहीं, उसके Online अलावा और sites भी आते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आता है। और उसमें टेक्नीशियन वगैरह के सबके एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आजकल बिना उसके थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह भी आजकल सभी सीख लेते हैं, वो तो चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलता। बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। हाँ। और क्या हमें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मेंटली क्या हमें, जैसे मैम ने हमें बताया कि हमें, और आपने बताया कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें और आगे मतलब उस चीज वो पे ना रूट से काम करना हाँ, चाहिए। एक्चुअली पता है वो टेम्परामेंट होता है। जी। वो टेम्परामेंट होता है। मैं जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च ऐसे नहीं होता है। उसमें अगर आपको एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें डटा रहे बंदा जब तक। हाँ, परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ हाथ खड़े कर देना। चैलेंजेस लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है, चैलेंज लेने की कैपेसिटी। और हाँ, हम कर सकते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पॉजिटिविटी, जितने ऑप्टिमिस्टिक हम रहेंगे उतना और आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे एक सबसे बड़ा, एक हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब खामियां जो है ना, उसमें सबसे बड़ा ये है हमारे डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारी हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ जैसे हमारी ना परंपरा रही है हाँ। कि हम कुछ लिख के नहीं रखते हैं, हमारे जैसे वेद भी है। हाँ। तो ये है कि जो काम हम करते हैं ना, हाँ। वो काम को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बनाना चाहिए, उसके ऊपर लिखना चाहिए, उसका अप्रूवल करना चाहिए, उसको ऐसा रखना चाहिए कि कोई और उसको ना देखे, और उसको दिखाना चाहिए लोगों को कि ये हमने ऐसा किया है। और कोई भी काम हम करते हैं वो कैसे किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स थी, ये पूरा का पूरा इसका ब्यौरा देना चाहिए। उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, तो उस विधि को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ हमारी परंपरा में था नहीं कभी तो अभी शुरू किया है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आजकल बहुत जोर दिया जाता है। हाँ। और वो चाहिए भी। और उसके अलावा वो कहते हैं हमारे यहाँ डीआरडीओ में अब कहते हैं कि आप पेटेंट भी बनाइए, पेटेंट भी बनाइए। पेटेंट के लिए भी पेटेंट भी आप फाइल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका काम क्या है। हमारे यहाँ पे जो एक और चीज जो लोगों को ठीक से समझ में नहीं आते वो है, जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो हर एक लेवल के लिए अलग अलग होते हैं। अब ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जी। एक गाड़ी है। हाँ। उसके ड्राइवर को कितना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी अगर बंद हो जाए तो देखना चाहिए कि क्या खराबी है। ड्राइवर को ये नॉलेज की जरूरत नहीं है कि इंजन कैसे खोली जाती है, इंजन कैसे रिपेयर की जाती है। वो रिपेयर मैकेनिक का काम है, उसके लिए वो ये है। तो ये जो नॉलेज को सेग्रीगेट करना, किसके लिए क्या कितना चाहिए, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ साइंटिफिक काम के लिए नहीं आता। आप ये काम कर रही है, इसमें भी आपको करना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे रखो तो ऐसा होता है, इसको डॉक्यूमेंट कर दो। मैंने ये किया,
ये 15-10 कितने मीटर है, 5 मीटर की दूरी पे रखने पे चेहरा ऐसा दिखता है या जो भी है। आई एम नॉट, मतलब ये नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, हर फील्ड में ज़रूरी है। अपना काम करो तो उस चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज कर लो, जिससे आप दूसरों की मदद भी कर पाओ, हाँ, खुद की भी। कि अगले को वो देख के पता चल जाएगा कि इस पे इतना काम हो चुका है, वो उसको आगे बढ़ा सके। ये मत सोचो कि यू आर इटर्नल एंड यू आर नॉट डिस्पेंसेबल। ये बात है ना हमारे यहाँ, ये इसी वजह से सोचते थे कि कहीं हमारा ज्ञान हमसे कोई और ले लेगा तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ। ये हमारी धारणा रहती थी पहले, जो जिसकी वजह से हमारे सारे जो कहते हैं ना लेख, सारे वेद वगैरह सब श्रुत होते थे। वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में, तीसरी फैमिली को भी नहीं जाने देते थे ना। हाँ। तो ये गलत है, और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा अच्छा जो ज्ञान था वो सब हमारा ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर वो पीढ़ी ने आगे नहीं बढ़ाया, जो हमारे पुराने जो है वो नहीं बढ़ाया, तो वो नहीं बढ़ता। ये बात यहाँ पर भी अप्लाई करती है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन का काम मतलब है कि वो अच्छा। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आजकल तो सभी करते हैं, अपने काम को ठीक से बताने की भी क्षमता आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन हाँ, भी बोल सकते तो हैं। उसमें क्या है, इंटरव्यू के बगैर तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो इंटरव्यू की तैयारी में वहाँ पे भी जो लोग बैठे होते हैं, वो मैं कई इंटरव्यू बोर्ड में रह चुकी हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदे को आउट ऑफ द ब्लू कोई सवाल पूछता नहीं है। उसको हमेशा ये पूछा जाता है कि तुमने क्या पढ़ाई की है। हम तुमको मतलब जब फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है उसमें उसको पूछा जाता है जैसे कौन से इसमें कॉन्फिडेंस है, हम तुमको उसमें से सवाल, हम उस पर बात करेंगे। सवाल नहीं पूछते, बात ही करते हैं। इंटरव्यू तो वही होता है ना। हाँ। तो इसलिए अपना काम जो पढ़ाई की है उसको समझ के, डरना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, डरने से फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई चाहता है तो वो हो जाएगा। उसको रिटन टेस्ट भी होता है, स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मैम सर, आपने बताया कि आपने जैसे आपको लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं, आपने रशियन सीखी क्योंकि आपको करना था उसके आगे काम। तो रशियन हमें समझ में आ गया आपने कैसे सीखी, और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आपको और वो आपने कैसे सीखी? जब मैं यहाँ भोपाल आई थी तो हम लोग सिटी में रहते थे, ठीक है जी। वहाँ पे सारे पोस्टर उर्दू में होते थे। तो क्या करें, मैंने उर्दू सीख ली, तो मुझे उर्दू थोड़ी आती है, पढ़ लिख लेती हूँ मैं, पढ़ लेती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और मराठी मेरी मातृभाषा है, हिंदी है ये। हाँ। हिंदी में मेरी पढ़ाई, पूरा मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है, तो मध्य प्रदेश में। हाँ, फिर इंग्लिश सीखनी पड़ी, फिर अंग्रेज़ी में थोड़े कच्चे थे, अब थोड़े ठीक हो गए हैं। अभी भी कच्चे ही हैं, मैं दिमाग नहीं चलता मेरा हिंदी इंग्लिश में। बस ये 5-6 भाषा आती बस मुझे। और इनकी भाषा बंगला है, वो भी मुझे बचपन से आती है। तो आप जैसे आप बता रहे हैं, आपने इतना सारा काम किया, सारी चीज़ें, आप क्या फ्यूचर देखते हैं या क्या एवोल्यूशंस की अभी और ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट्स और होनी चाहिए कहाँ इन फील्ड में, या आपसे ये रिसर्च से रिलेटेड कोई भी फील्ड में? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये तो हमेशा प्रोग्रेस ही करते रहे। इसमें तो कोई ऐसे ये नहीं है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि बस इतना ये है, यही हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो वो हमेशा जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती जाएगी, हमारे लिए आगे का रास्ता भी दिखाई देता रहेगा। हाँ। टेक्निकल इसमें जो है हमेशा वो अपग्रेड ही होता रहता है। तो ये हमें ज़रूरी है कि हम अपडेटेड रहे। हमको पता होना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजीज़ में, वो किसी भी फील्ड के लिए, सिर्फ DRDO के लिए नहीं। डॉक्टर अगर पढ़ना बंद कर देगा तो फिर तो इलाज नहीं कर पाएगा ना। जैसे हम चीज़ अप्लाई करती है कि जब आप कहीं किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें नया क्या आ रहा है उसके बारे में जानकारी हमेशा, मतलब नॉलेज अपना बढ़ाते रहते हैं, वो ज़रूरी बहुत है। और बहुत लिटरेचर अब तो गूगल पे तो फिंगर टिप्स पे सब मिलता है, वो उसमें आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। तो आइडियाज़ भी आप अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम आपको दिया है आपको वही करना है।
आप अपने आइडियाज़, अगर आपको लगता है कि ये हमारे DRDO के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ये काम आ सकती है, वो कोई चीज़ हाँ। दिमाग में, तो ये इसको ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करना चाहिए कि यू पुट फॉरवर्ड योर आइडियाज़। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो ये हमारे यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे भी आजकल बहुत ये पूछते हैं। उसके अलावा पेटेंटिंग के लिए कह रही हूँ ना मैं, वो भी बहुत करते हैं। और साथ में ये थिंक टैंक बना हुआ है, थिंक टैंक जो जिसमें आप अपने आइडियाज़ दीजिए तो वो देखते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो काम तो करते हैं सब। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका रिटायरमेंट कैसे जा रहा है? क्या आप अभी भी अपने काम को मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अभी सच कहूँ तो अच्छा मुझे ज़रूर लगता है, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मैंने 2 साल काम किया। हमारे DRDO का एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है पुणे में। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया रिटायरमेंट के बाद। तो अब ये है कि रिटायरमेंट के बाद तब काम करने का ज़्यादा ये नहीं होता है। बहुत लोग कंसल्टेंसी करते हैं। कंसल्टेंसी करते हैं, हाँ, कोई बहुत लोग करते कोई हैं। बुला लिया तो चले गए, उसको भी कर दिए। ये सब करते हैं। बहुत लोग नौकरी भी करते हैं। फ्री टाइम में मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ आजकल, 7th लैंग्वेज मेरे लाइफ की। कौन सी लैंग्वेज? मैं स्पेनिश सीख रही हूँ। तो नहीं, मैं बहुत सिंसियरली पढ़ती हूँ उसको। तो पैशन है हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस, तो मैं अभी उसमें काम, उसकी मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ लिखता भी हूँ। तो मैम सर, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, रैपिड फायर राउंड की तरफ। भगवान। तो आप में से जो भी जवाब देना चाहे दे सकता है। कॉफ़ी या टी? कॉफी। neither tea nor coffee. मॉर्निंग या इवनिंग टाइम? बेस्ट टाइम फॉर यू? For me it's morning. एनी टाइम। For me it's morning. ओके। व्हाट मोटिवेट्स यू? अभी तो मैं किसी से मोटिवेट नहीं होती हूँ। हाँ, पर मुझे कोई अच्छी चीज़ पढ़ने से अच्छा लगता है। ओके ओके। कोई आपका रोल मॉडल? थे, ऐसे साहब थे, अब्दुल कलाम साहब थे। वो उनका अच्छा लगता था। नहीं, इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा लगता था। एंड वी वर्क विथ हिम फॉर so many times. उनकी जैसी पर्सनालिटी, ह्यूमिलिटी वगैरह जो है, लोगों को में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, उनमें बिल्कुल नहीं था। हम चाहते हैं कि हम वैसे, हम कोशिश तो कैसे करते हैं कि हम वैसे ही रहें। आप लोग स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? मैं? जी। तुम बताओ, तुम कैसे करते हो? स्ट्रेस को हैंडल करना तो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस, किस चीज़ के वजह से है, क्या है। बट जनरली कोई ऐसे खास कुछ नहीं। तुमको तो होता ही नहीं। नहीं, मुझे जब बुरा लगता है या स्ट्रेस होता है तो मैं फिजिकल काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। नहीं, सच में ये बहुत थेरेपेटिक होता है। थैंक यू सो मच मैम सर, आप हमारे साथ आए, जुड़े। थैंक यू वेरी मच। अपना पोस्ट के मेंबर्स के साथ जुड़े, उनके ऑडियंस के साथ जुड़े। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अपना काम करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचोगे। काम करो, अपने काम हमेशा जो है ईमानदारी से करो, और हमेशा ये कोशिश करो कि दूसरों से भी कुछ सीखे। ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द यूट्यूब। क्योंकि हम ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग वो सेट करें, और थैंक यू वेरी मच। हम लोग को